हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल सोको इंडिया में। यह कहानी है इंडियाज रियल मनी हाइस्ट की वर्टिकल बार, एक हैरत अंगेज बैंक रॉबरी, जिस बैंक रॉबरी केस में ना जाने कितने पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में लगाए गए। यह वो बैंक रॉबरी थी जिसमें बैंक रॉबर्स ने पुलिस को कहां कहां नहीं दौड़ाया, और जिस तरीके से पुलिस को गुमराह करने के लिए चकमा दिया गया वह वाकई में शॉकिंग था। इस तरीके की हैरतन गेज बैंक रॉबरी में रॉबर्स ने जिस तरीके से चोरी को अंजाम दिया था, इस घटना ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में इस तरीके की चोरी शायद पहली बार हुई हो जिसमें पूरे 8 करोड़ का माल चुराया गया हो। 2004 में एक फिल्म आई थी धूम, जो काफी पॉपुलर हुई थी। धूम चा धूम बचा, एक सुपरहिट मूवी। यह वो फिल्म थी जिसने रॉबर्स को एक आइडिया दिया था बैंक रॉबरी का, जो बैंक रॉबरी आगे भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक हुई। एक बैंक, 80 किलो सोना, 50 लाख रुपए नकद और एक इतनी चतुराई से रची हुई योजना कि पुलिस को भी शुरुआत में समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करें। यह कहानी सिर्फ एक डकैती की नहीं है, यह कहानी है इंडियाज रियल मनी हाइस्ट की। तो चलिए डूबते हैं इस रोमांचक वारदात में। दिसंबर 2007, साल का आखिरी हफ्ता। केरला के मलापुरम जिले का एक छोटा सा कस्बा चिलेम्ब्रा। यहां पर एक सिंपल सी बैंक ब्रांच थी, साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक। लोग रोज अपनी मेहनत की कमाई यहां जमा करते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बैंक जल्द ही इंडिया की सबसे चर्चित और फिल्मी स्टाइल रॉबरी का सेंटर बनने वाला है। इस बैंक रॉबरी में टोटल 4 लोग थे और ये 4 के चारों जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर वो कम टाइम में इतने पैसे नहीं कमा सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने इलीगल तरीके से कानून के खिलाफ जाकर पैसे कमाने का सोचा। लेकिन कभी किसी आइडिया में रिस्क काफी ज्यादा होता था, तो कभी किसी प्लान में पैसे मिलने के चांसेस काफी कम होते थे। अभी यह लोगों की प्लानिंग चल ही रही थी और यह डिसाइड होता है कि यह अलग अलग बैंक की रेकी करेंगे, जिसमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि बैंक की सिक्योरिटी कितनी है, बैंक में सीसीटीवी कैमरास कितने लगे हुए हैं और बैंक की टाइमिंग क्या है। कई वक्त तक रेकी करने के बाद आखिरकार उन्हें एक बैंक मिलता है और वह डिसाइड करते हैं कि वह इसी बैंक में रॉबरी करेंगे, और वह बैंक था केरल के मालापुरम जिले में। इससे पहले इन लोगों ने कई बैंक की रेकी की थी। उनमें से कुछ बैंक में सिक्योरिटी गार्ड्स कम थे और कुछ बैंक ऐसे इलाकों में थे जहां आबादी भी कम थी। थोड़ा सन्नाटा था और रिस्क भी वहां पर कम था। तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि आखिरकार उन्होंने इस केरला के बैंक को क्यों चुना था, जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा थी और चोरी करने में रिस्क भी काफी ज्यादा था। इसका कारण बहुत ही आसान था, और वो यह था कि जिस बिल्डिंग में यह बैंक बना हुआ था, यह बैंक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर था और उस बिल्डिंग का 1st फ्लोर खाली था, जहां पर पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, और उस रेस्टोरेंट का मालिक अब उस जगह को बेचना चाहता था। उसने अपना रेस्टोरेंट कहीं और खोल लिया था, जिसकी वजह से वह वेट कर रहा था कि कोई उस फ्लोर को खरीद ले। तो तभी वह 4 लोग, जिसमें से 2 हस्बैंड वाइफ थे, उनमें से एक महिला भी इस बैंक रॉबरी में शामिल थी। अब वह चारों उस रेस्टोरेंट के ऑनर से उस फ्लोर को खरीदने की बात करते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि वह यहां पर एक रेस्टोरेंट ही चलाना चाहते हैं, और 50 लाख एडवांस देकर वह उस जगह को रेंट पर ले लेते हैं। उसके बाद वह उस खाली फ्लोर पर कुछ नहीं करते हैं और कुछ दिनों तक बस 2nd फ्लोर पर जो बैंक था उसकी रेकी करते रहते हैं। उसके बाद आखिरकार उन्हें पता लग ही जाता है कि बैंक में वह लोकेशन कौन सी है जहां पर गोल्ड और बहुत सारा पैसा रखा है। अब यह लोग नेक्स्ट प्लान स्टार्ट करते हैं। यह लोग बैंक स्टाफ के लोगों से दोस्ती बनाते हैं और उन्हें यह यकीन दिला देते हैं कि बिल्डिंग के खाली फ्लोर पर रेस्टोरेंट बनने का काम चालू है, और मेन गेट के बाहर यह लोग एक बोर्ड भी लगा देते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम इस बिल्डिंग में चालू है और जल्द ही रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। उस बोर्ड में इन्होंने यह भी लिखा था कि तारीख 8 जनवरी 2008 को यह रेस्टोरेंट ओपन होगा। अब यहां पर बैंक के स्टाफ के लोगों को यह यकीन हो गया था कि खाली पड़े फ्लोर पर रेस्टोरेंट का काम चालू है, और जिसकी वजह से एक बार अगर रेस्टोरेंट चालू हो गया तो उन्हें बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उसी रेस्टोरेंट पर जाकर वो अपना खाना खा सकेंगे और उनका काफी टाइम भी बचेगा। अब इन चोरों ने उस फ्लोर पर टेबल, फर्नीचर और रेस्टोरेंट की बाकी चीजें भी मंगा ली, जिसकी वजह से लोगों को यह भी लगने लग गया कि रेस्टोरेंट का काम तेजी से चालू है।
अब कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट प्लान स्टार्ट किया, जिसमें से यह लोग बैंक के नीचे से सुरंग खोदना शुरू करते हैं, जो सुरंग डायरेक्ट बैंक के स्टोरेज रूम में जाकर खत्म होगी, क्योंकि इन्हें उस स्टोरेज रूम का एग्जैक्ट लोकेशन पता था। इसीलिए सुरंग खोदने में भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे यह लोग काम कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर से कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही थी, लेकिन लोगों को यह लग रहा था कि ग्राउंड फ्लोर पर तो रेस्टोरेंट का काम चल रहा है। फिर आती है तारीख 29 दिसंबर साल 2007 की। यह वह दिन था जब जमीन से सुरंग बनाने का काम पूरा हो जाता है और वह सेकंड फ्लोर में बैंक के स्टोरेज रूम तक पहुंच जाते हैं। अब लगभग काम खत्म हो चुका था और उन्होंने पहले से ही यह दिन सेलेक्ट किया था, क्योंकि 29 दिसंबर को संडे था और संडे को बैंक बंद होता है। अब 29 दिसंबर की सुबह यह लोग उसी सुरंग के जरिए बैंक के स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं और यह लोग ड्रिलिंग मशीन और बाकी इक्विपमेंट भी अपने साथ लेकर गए थे। अब वहां जाने के बाद वह लोग लॉकर बॉक्सेस को काटते हैं और उसके अंदर से लगभग 80 किलो सोना और 25 लाख कैश निकाल लेते हैं, जिनकी कीमत उस टाइम पर 8 करोड़ थी। अब यह सारा पैसा और सोना लेने के बाद वो लोग वापस उसी ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और लूटे गए पैसे को और सोने को इकट्ठा करने के बाद वह सारा सामान वहां से लेकर बिल्डिंग को खाली कर देते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन संडे का था और बैंक ऑन द रन बंद। पूरा दिन निकल जाने के बाद किसी को भी पता नहीं चलता है कि उस दिन इंडिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हो चुकी है। अब उसका जब सभी बैंक स्टेट बैंक में दाखिल होते हैं और स्टोरेज रूम में जाते हैं, तब उनका बैंक खुल जाता है, क्योंकि वहां का सारा सोना और कैश गायब था। यह देखते ही वह लोग फौरन पुलिस को फोन करते हैं और पूरे बैंक में अफरा-तफरी मच जाती है। तुरंत पुलिस घटना पर पहुंचती है। यह न्यूज तुरंत मीडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भी अब इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर काफी बढ़ जाता है। उन्हें यह आर्डर दिया जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द रॉबर्ट्स तक पहुंचता है, क्योंकि रॉबर्ट्स के पास 8 करोड़ थे, जिसका वो किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकते थे। अब इस केस के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, जिस टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, और वो टीम अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। अब सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इस जगह को रेंट पर लिया था, पर यहां पर भी पुलिस नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि वो लोगों ने अपना नाम, एड्रेस और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट सब कुछ फर्जी दिया हुआ था। हालांकि कुछ लोग थे जिन्होंने उन लोगों को देखा था और आई विटनेसेस के जरिए उन लोगों का स्केच बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस इसमें भी नाकामयाब हो जाती है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया जाता है, लेकिन यह चोर इतने शातिर थे कि ये लोगों ने कैमरे के भी हार्ड डिस्क को चोरी के बाद ही चुरा लिया था। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उस बैंक के स्टोरेज रूम तक पहुंचती है जहां यह सारा कैश और सोना रखा हुआ था। जब पुलिस की नजर उस बैंक की दीवारों पर पड़ती है जिन पर लिखा हुआ था जय मायो, अब यह वह शब्द था जो पहले कई बार नक्सलवादियों ने इस्तेमाल किया था। केरला में बहुत सी जगह पहले भी बैंक रॉबरीज हो चुकी थी और सभी बैंक रॉबरी को नक्सलवादियों ने ही किया था, क्योंकि वह लोगों को हथियार खरीदने होते थे और पैसों की जरूरत होती थी, तो वह लोग अपने इलाके में जितने भी बैंक थे उनको लूट लेते थे। तो पुलिस भी यही सोचने लग जाती है कि इस रॉबरी को भी नक्सलवादियों ने ही किया होगा और पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे उसी हिसाब से बढ़ा देती है। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है और पुलिस को कई बार ऐसा लगा कि वह रॉबर्स के काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर से रॉबर उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाया करते थे। यहाँ तक कि बीच बीच में कई बार पुलिस को गुमनाम कॉल्स मिले, जिस कॉल में बताया गया कि एक होटल के कमरे में कुछ सोना मिला है और ये वही सोना है जो बैंक रॉबरी में चुराया गया था। और जैसे ही पुलिस होटल के उस कमरे में पहुंचती है तो कई बार उन्हें वहां नक्सलवादी मिलते हैं और कई बार उस होटल के कमरे में भी जय मायो लिखा हुआ मिलता है। तभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस बिल्डिंग के खाली फ्लोर से एक लेडी सैंडल मिलती है, जिससे पुलिस को यह बात पता चल जाती है कि इस चोरी में एक महिला भी शामिल है। इस जगह पर पुलिस को कुछ शराब की बोतल और टूटा हुआ ब्लेड भी मिलता है, जो कि ड्रिलिंग मशीन का था। पुलिस सबूत तो सारे इकट्ठा कर रही थी, लेकिन अब भी चोर उनसे काफी दूर थे। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे यह लग रहा था कि शायद यह केस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन पुलिस को एक और तरीका मालूम था
इस केस को सॉल्व करने के लिए और पुलिस एक आखिरी कोशिश करती है, और वह थी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कि उस बैंक के इलाके में जितने भी फोन के टावर थे, उस टाइम पर उन सभी टावर से कितने फोन कनेक्टेड थे। खासतौर पर 30 दिसंबर की रात से अगली सुबह तक, जब तक ये बैंक रॉबरी हुई थी, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लगभग 25 लाख मोबाइल उस टावर से कनेक्टेड थे। अब यह सुनने के बाद पुलिस वालों का दिमाग घूम गया था, क्योंकि उन्हें 2-3 फोन नंबर का पता लगाने के लिए 25 लाख मोबाइल नंबर को चेक करना पड़ रहा था। अब यह काम बहुत ही मुश्किल भरा था। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस के पास दूसरा कोई भी रास्ता अब बचा नहीं था। इस केस में पुलिस साइबर एक्सपर्ट और टेलीफोन कंपनी की भी मदद लेती है। लेकिन आखिरकार काफी टाइम की मेहनत के बाद 25 लाख फोन नंबर में से 99,999 फोन नंबर्स पुलिस ने चेक कर लिया था। इसके बीच कई फोन नंबर्स के जरिए पुलिस कुछ लोगों तक भी पहुंचती है, लेकिन बाद में यह बात पता चलती है कि यह लोग चोर नहीं है। तो लगभग सभी फोन नंबर चेक हो चुके थे, लेकिन एक नंबर था जो कि एक सीक्रेट नंबर था और उसके ऑनर का पता पुलिस को नहीं चल रहा था, और वह फोन नंबर उस इलाके में कहीं था भी नहीं। अब यह नंबर पुलिस के लिए काफी डाउटफुल हो गया था, और अब पुलिस उस फोन नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है। पुलिस को पता चलता है कि यह फोन नंबर केरला में रहने वाले एक शख्स का है, जिसका नाम था जोसेफ। अब पुलिस को उसका एड्रेस भी पता चल जाता है। अब इस केस में पहली बार था जब पुलिस को कोई सफलता मिली थी। अब पुलिस को लग रहा था कि वह उस तक पहुंच जाएगी, और उस एड्रेस पर जाने के बाद जोसेफ पुलिस को मिल जाता है, और फिर उससे पूछताछ के दौरान बाकी के 3 लोगों का भी पता पुलिस को चल जाता है, और उनको भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अब उन चारों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर के बाद वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ, उन लोगों ने ही बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। उन लोगों ने यह भी बताया कि इस बैंक रॉबरी का आइडिया उनको धूम फिल्म देखकर आया था, और धूम फिल्म देखने के बाद ही इन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। लेकिन इस केस को अब लगभग 2 महीने बीतने वाले थे, और रॉबरी होने के बाद लगभग 56 दिनों के बाद पुलिस रॉबर तक पहुंची थी। और इन 56 दिनों में उन लोगों ने खूब तैयारी की, खूब पैसे खर्च किए, चुराया हुआ सोना बेचा, और बाद में पुलिस कुछ ही सोने को बरामद कर, जो कि बैंक से चुराया हुआ था। जब तक पुलिस उन तक पहुंचती, वह ऑलरेडी काफी पैसे खर्च कर चुकी। उसके बाद ये केस कोर्ट में जाता, और काफी टाइम तक ये केस कोर्ट में चलने के बाद आखिरकार इनमें से 3 लोगों को 10 साल की सजा होती है। उस महिला को 5 साल की सजा होती है। लेकिन ये केस केरला में नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के केस के नाम से दर्ज हो जाती है, जिसमें 8 करोड़ के माल की चोरी हुई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन इतने बड़े पैमाने पर की गई थी कि पुलिस के सभी टीमों को इसी केस पर लगा दिया गया था। हालांकि इस केस की
बैंक रॉबरी की। आपको क्या लगता है कि केवल 10 साल और 5 साल की सज़ा इस केस के लिए सही था, या फिर उन लोगों को और भी लंबी सज़ा देनी चाहिए थी? अगर आप लोगों को इसी तरीके की बैंक रॉबरी जेल एस्केप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक ज़रूर बताएं, मैं उस पर कहानी ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।